नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस अंक में हम पहुंचे हैं सरगुजा ज़िले के एक ऐसे शख्सियत के पास जिनकी चर्चा लगभग समाचार पत्रों में रोज़ ही होती है। जी हाँ, वो हमको बताते हैं सरगुजा के मौसम का हाल। तो आज हम उनसे जानेंगे सरगुजा ज़िले के मौसम के हाल के साथ साथ पिछले काफ़ी वर्षों में मौसम में किस तरीके से बदलाव आए और वर्तमान में जो तेज़ गर्मी पड़ रही है उसका कारण क्या है। प्रकृति जिस तरीके से प्रकृति में हम लोग यहाँ पर यदि बात करें सरगुजा की, जिस तरीके से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, कई और तरीके हैं जिसके कारण प्रकृति कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रही है या फिर प्रकृति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो उसका इन मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे बीच में आज उपस्थित हैं या हम जिनसे मिलने आए हैं वे हैं श्री अक्षय मोहन भट्ट जी, जिन्हें हम मौसम विज्ञानी के रूप में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, यदि मौसम की बात करें तो अभी वर्तमान में जो गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज़ गर्मी आज तक कभी देखी नहीं गई। क्या कारण लगता है इतनी तेज़ गर्मी जो पड़ रही है, कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि इतनी गर्मी आज के पहले नहीं पड़ी है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि लंबे अंतराल के बाद हमको इतनी गर्मी देखने को मिली है। क्योंकि पिछले अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो अंबिकापुर में 30 मई सन 1988 को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, मतलब 1988 में। और उसके पीछे मतलब जाएँ तो 44 डिग्री टेम्परेचर अमूमन करीब दर्जनों बार पहुंच चुके हैं इस क्षेत्र में। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो अभी जो कंडीशन दिख रहा है पिछले करीब 4-5 वर्षों में, और 4-5 वर्षों के मतलब 11 वर्षों के बाद तापमान जो है 44 डिग्री के सेल्सियस की सीमा को पार किया है। और ये जो समय होता है खास करके मई का उत्तरार्ध और जून का पूर्वार्ध, मतलब जून में मानसून के आगमन के पहले तक ये जो समय होता है, ये तापमान की दृष्टि से एक क्रूशियल समय होता है और इस समय प्रचंड गर्मी पड़ती ही है। जैसा कि आप बता रहे थे कि पहले भी ऐसी गर्मी पड़ी है, तो क्या ऐसा कोई कालखंड है कि इतने साल के बाद या इतने समय के बाद ऐसी गर्मी पड़ेगी, या कुछ मौसम में ऐसा तब्दीली होता है? क्या ऐसा कारण है? देखिए, जो ऋतु के परिवर्तन का सिद्धांत है वो तो एक तो उसको अगर हम पूरे सैद्धांतिक रूप में देखें तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण होता है उस पर निर्भर करता है। तो इस समय में जो सूर्य और पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसमें कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा मुख्य रूप से माना जाता है। तो जो कर्क रेखा वृत्त है या कर्क रेखा जो गुजरती है, वो कर्क रेखा हमारे सरगुजा, अखंड सरगुजा जो भी बलरामपुर ज़िले में है, उसके पस्ता ग्राम और प्रतापपुर के पास से होकर गुजरती है। तो 21 जून के आसपास कर्क रेखा के ऊपर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मतलब इस समय में जो सूर्य है वो उत्तरी ध्रुव में अपने सबसे अंतिम छोर जहाँ तक वो पहुँच सकता है 23.5 डिग्री अक्षांश तक, वहाँ पहुँच रहा है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती है और सूर्य की सीधे किरणें इस क्षेत्र में पड़ती हैं। मतलब इस क्षेत्र का मतलब है कि कर्क रेखा जहाँ से गुजर रही है उस क्षेत्र में, और वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। लेकिन जो गर्मी की प्रचंडता होती है या गर्मी कितनी पड़ेगी, कैसा होगा, ये एक स्थान विशेष पर निर्भर नहीं करता है। ये एक लंबे मतलब बड़े क्षेत्र, बड़े ग्लोबल क्षेत्र पे निर्भर करता है। क्योंकि इस क्षेत्र में यानी मध्य भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो गर्मी पड़ती है वो मुख्य रूप से राजस्थान की ओर से आने वाली जो पश्चिम और पश्चिमोत्तरी गर्म हवाएं हैं उनके प्रभाव से होती हैं। तो इस साल ये मतलब जिस भी साल में ये गर्म हवाएं प्रचंड होंगी, तेज़ चलेंगी, राजस्थान से ज़्यादा गर्म हवाएं पहुंचेंगी, उस वर्ष में हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। एक लंबा अनुभव रहा है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, लगभग 29 वर्षों का एक आपका सफ़र रहा है। तो इस 29 वर्षों में यदि बात की जाए प्रकृति की या फिर पेड़ों की कटाई की, लगातार पेड़ों की कटाई हमारे यहाँ भी हो रही है,
तो उसका असंतुलन जो है वो मौसम पर कितना, क्या तात्कालिक पड़ता है या फिर वो एक समय के बाद 5 साल 10 साल के पीरियड के बाद पड़ता है, क्या है पूरा ये? देखिए, मौसम को प्रभावित करने जो सीधे इम्पैक्ट डालने वाले कारक हैं, उसमें कुछ कारक जो हम देख पाते हैं जो हमारे आसपास घटित होते हैं, उसमें एक हो गया वनों की कटाई, यानी हरियाली का कम करना। दूसरा हो गया कि तेज़ी से शहरीकरण का होना, पक्की सड़कों का बनना, पक्के मकान का बनना। और उसके आगे अगर हम जाएं तो ज़्यादा वाहन का प्रयोग करना, वाहन के प्रयोग करने से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना और उससे ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना, वो एक कारक है जो वायुमंडल को गर्म करता है। तो इस तरह के कुछ हमारे मतलब फैक्टर्स हैं जो, या कहीं पे इंडस्ट्री है तो उसके चलते भी गर्मी बढ़ती है। जो वन हैं या ये सब जो कारक हैं, इसमें हम देखें तो वन जो पेड़ होते हैं वो लगातार ऑक्सीजन गैस हमको देते हैं जो वातावरण को नमी युक्त नमी और ठंड प्रदान करती हैं। तो पेड़ों से नमी हमको मिलेगी, वातावरण ठंडा होगा। दूसरी तरफ अगर पक्के मकान, पक्की सड़कें जितनी बनेंगी, उनका क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, उतने उष्मा के परावर्तक तैयार होंगे। जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं और किरणें पड़ने के बाद जब धरती की सतह गर्म होती है, उससे टकरा कर जो हवा ऊपर उठती है वो हमको गर्मी का अनुभव कराती है। तो हमारे जितने परावर्तक सतह बढ़ेंगे उतने हवाएं जो है टकराएंगी और उतने ऊपर उठेंगी और वो हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ाएंगी। तो इसी तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि जो वातावरण में, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, वो आउट गोइंग रेडिएशन को, जो धरती से निकल करके अंतरिक्ष में जाने वाली जो गर्माहट है, रेडिएशन है, उनको रोकने का काम करती है। अगर वो उनको नहीं रोकें तो धरती का तापमान काफ़ी नीचे चला जाएगा और वो जीवन के अनुकूल नहीं रहेगा। तो उस वातावरण को, यानी जीवन के अनुकूल वातावरण को बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब उस ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो वो ज़्यादा हीट को रोकेगा। जितना हमको चाहिए, जितना अनुकूल है, उससे कई गुना ज़्यादा हीट को वो रोकना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा कि रात में भी जो वातावरण को ठंडा होना चाहिए वहाँ तक वो ठंडा नहीं होगा। अब इसका प्रभाव कैसे हमको दिखता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमको मिलता है कि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। अभी 2 दिन पहले अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक था। तो न्यूनतम तापमान का बढ़ना ये दिखाता है कि आप जैसे ही घर से निकल के वातावरण में प्रवेश करते हैं, आप उस तापमान से अधिक तापमान का सामना करते हैं। मतलब उस दिन, जिस दिन न्यूनतम तापमान 30 डिग्री है, उस दिन आपको 30 डिग्री से कम का तापमान वातावरण में कहीं नहीं मिलेगा। और जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो हम एकदम से बढ़ेगा और 8:30 बजे का जो उस दिन का आंकड़ा था वो 36 डिग्री में पहुंच गया था। मतलब हमको प्रातः काल की जो ठंडक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और हमको रात के बाद सीधा दोपहरी का अनुभव होना शुरू हो गया। तो गर्मी का जो पीरियड है, मतलब गर्म हवाओं का जो पीरियड होगा, अवधि होगी दिन का, वो बढ़ जा रहा है। तो पेड़ों का, इसके पीछे पेड़ों की कटाई, पक्के मकानों, पक्की सड़कों का बनना, ये कारक हैं शहरी क्षेत्र में। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी वातावरण अनुकूल है। दूसरी ओर यदि बात करें तो जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है और गर्मियां बढ़ रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि लगभग अधिकतर घरों में एसियां लग रही हैं शहरों में। दूसरी ओर बिजली बनाने के लिए जैसे कोयले की खुदाई हो रही है, एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट की खुदाई हो रही है और पावर प्लांट भी लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ले लें तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा मौसम के ऊपर? देखिए, इसमें 2 चीज़ हुआ। एक हुआ कि हम
एसी का प्रयोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और दूसरा हुआ कि हम धरातल का खनन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम धरातल का खनन करते हैं तो धरातल का खनन करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो नेचुरल वाटर रिसोर्स है जो ऊपर है, अभी ऊपर है, और वहाँ पे अगर उसके ऊपर पेड़ थे तो पेड़ की जड़ें उस पानी को ऊपर खींच के रखती हैं, साइफन का काम करती हैं। तो जहाँ पे भी जंगल होगा, चाहे पहाड़ पे ही क्यों ना, ऊंचा स्थान पे ही क्यों ना हो, वहाँ पे आप थोड़ा सा खोदेंगे तो आपको 10 फीट 15 फीट में पानी मिल जाएगा, क्योंकि वो ऊपर पानी को खींच के रखते हैं। अब खदान होने का मतलब है कि आपने उस लिंक को, जो पेड़ हैं उनका जो साइफन सिस्टम है और जो नीचे वाटर है उसके बीच के कनेक्शन को काट दिया। तो एक तो होगा क्या कि उस क्षेत्र का जो जल है वो नीचे चला जाएगा। अगर नमी की मात्रा घटेगी तो वहाँ जो ज़मीन है, धरातल है, वो जल्दी गर्म होगी। वो जल्दी गर्म होगी तो वातावरण को गर्म करेगी, और वहाँ का मतलब वहाँ की वनस्पति नष्ट होना ही होना है आगे चल करके। दूसरा, अगर गर्मी बढ़ रही है तो आधुनिक युग है, बहुत सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनसे बचने के बहुत सारे उपाय करते हैं। उन उपायों में जब गर्मी ज़्यादा है तो लोग तेज़ी से घरों में एसी लगाना प्रारंभ कर देंगे, और अगर यही स्थिति रही तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले 10-20 वर्षों में शहर के हर घर में एसी लगे होंगे। तो एसी लगने से क्या होता है कि एसी जो अंदर की कूलिंग करती है, लेकिन अंदर की गर्म हवा को बाहर वातावरण में ही फेंक रही है, तो वातावरण का तापमान बढ़ेगा। दूसरा हुआ कि एसी में जिस केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसमें एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का रसायन होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितना ज़्यादा एसी का प्रयोग करेंगे वातावरण में उतना ज़्यादा निकलेगा, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सांद्रता बढ़ना वो ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर के जो हमारे क्षोभ मंडल में ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर को प्रभावित करता है। ओजोन लेयर हमारे धरती का एक रक्षा कवच है। ये सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को रोक लेती है। अगर वो न रोके तो धरती का तापमान, अभी जो औसत तापमान है उसका 2 गुना 3 गुना तापमान हमको मिलेगा, और वो भी जीवन के अनुकूल नहीं होगा। तो इस धरती के वातावरण को जीवन के अनुकूल बनाए रखने के लिए ओजोन लेयर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अगर हम एसी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, एसी का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो क्लोरोफ्लोरो नाम का कार्बन या अन्य रसायन जो है वो ज़्यादा विस्तृत होंगे, और वो हमारे ऊपरी लेयर को नष्ट करेंगे। और नष्ट करने से क्या होगा कि सूर्य की किरणें सीधे हम तक पहुंचेंगी, अवरक्त किरणें पहुंचेंगी, और उससे कैंसर जैसी बीमारियां और प्रचंड गर्मी और उस मतलब जीवन के अनुकूल फिर वो नहीं रहेगा। जिस हिसाब की गर्मी है, यदि बात करें मानसून की, सब कोई चाह रहे हैं कि जल्दी मानसून आ जाए। क्या लगता है इस वर्ष क्या दिख रहा है मानसून को लेकर? किसान भी तैयारी कर रहे हैं, फसलों की तैयारी करने के लिए अभी से खेतों में लगे हुए हैं, तो क्या कैसा रहेगा मौसम इस बार मानसून का? हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और इसके साथ साथ मतलब किसानों के साथ साथ आम जनता भी जो मानसून के पहले की गर्मी होती है उससे हलाकान होता है। तो निश्चित रूप से वो चाहता है कि अब कितनी जल्दी बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो जाए और हमको अच्छा लगे। मानसून जो है वो अपने इस अंचल में उत्तर छत्तीसगढ़ में अमूमन 10 से 15 जून के बीच में आता है, और इस वर्ष जो केरल में सामान्य समय इसके आने का है वो 1 जून है, लेकिन इस वर्ष 2 दिन पहले ही मानसून केरल में दस्तक दे चुका है, और अभी तक मानसून जो है अनुकूल परिस्थितियां उसकी बनी हुई आगे बढ़ने की। अगर सब कुछ अच्छा रहा और मानसून अपनी मतलब नियमित रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो हम देख पाएंगे कि 13 से 15 जून के बीच में हमको मानसून की वर्षा देखने को मिलेगी। अंतिम सवाल कहें या फिर लोगों के लिए सुझाव कि मौसम हमारे अनुकूल रहे और प्रकृति को हम अच्छे तरीके से संवार कर रखें, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पर्यावरण
के संरक्षण के हिसाब से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हम इस आधुनिक जीवन शैली में जितना ज़्यादा प्रकृति का दोहन करेंगे, हमारा आने वाला भविष्य उतना ही अंधकारमय होगा। हमको प्रकृति का दोहन तो करना है, क्योंकि हमको सारी चीज़ें प्रकृति से ही मिलेंगी, लेकिन प्रकृति के अतिरेक दोहन से हमको बचना चाहिए। हम हरियाली का भी ध्यान रखें कि जहाँ पे उपलब्ध हरियाली के वन क्षेत्र हैं वो स्वस्थ हों। वहाँ पे मतलब प्रशासन के साथ साथ आम जन भी सहयोगी उसमें हो, और अपने घर के, अपने शहर के आसपास जितना हरियाली हम पैदा कर सकें वो उत्पन्न करें। फिर आवश्यक होने पर ही हम वाहनों का प्रयोग करें, अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पेट्रोल, डीजल इस तरह के ईंधन उपयोग करेंगे उतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विसर्जित होगा। और जो शहरों के अंदर में मूल समस्या होती है कि जल जो यहाँ वर्षा के रूप में गिरता है वो उस शहर के शहरी क्षेत्र के किसी भी हिस्से में जाकर के केंद्रित नहीं हो पाता है। वर्षा का पूरा जल शहर से बाहर निकल जाता है। तो कोशिश ये करें कि किसी भी रूप में, या हम जल के संरक्षण के लिए अपने घरों में व्यवस्था करें, या अगर आसपास में हमारे मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में बावड़ी है, तालाब है, बांध है, तो उसमें जल को जमा होने दें, उसको स्वच्छ रखें। मतलब हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो भी वर्षा हो वो हमारे ही क्षेत्र के ज़मीन के अंदर में जाए, ताकि ज़मीन के नीचे के का जो वर्षा मतलब जल का स्तर है वो ऊपर बना रहे। और अगर जल का स्तर ऊपर बना रहेगा, नमी युक्त मिट्टी रहेगी, ज़मीन में नमी की मात्रा अधिक होगी, तो गर्मी तेज़ होने के बाद भी उसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि उस धरती को गर्म होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा उस समय में, और अगर धरती देर से गर्म होगी तो वातावरण भी देर से गर्म होगा। तो आज थे हमारे साथ सरगुजा ज़िले से मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट जी, जिन्होंने कहा कि यदि आने वाली पीढ़ी को हमें पेयजल सही तरीके से उपलब्ध कराना है, यदि अनुकूल मौसम देना है, तो हमें वृक्ष लगाने होंगे, वृक्षों को बचाना होगा। साथ ही साथ जो वर्षा के जल हैं उनको भी बचाना होगा, वर्षा जल का संचयन करना होगा, घरों में वाटर हार्वेस्टिंग हमें बनाना होगा, या फिर कैसे वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, इस ओर सामूहिक रूप में ध्यान देना होगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति को बचा कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी सही तरीके से जीवन बसर कर सके। मैं हूं अंचल ओझा, आप देख रहे थे खबरी चौक। आप सबको धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें।